नमस्कार दोस्तों, जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं बन पाएगी, उसी जनरेशन ने, उसी जेठ जी ने नेपाल में सरकार गिरा दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री गिरौपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया है इस्तीफा देने पर। अब वो अलग बात है कि प्रोटेस्ट इस हद तक पहुंच गए हैं कि प्रधानमंत्री के घर पर भी आग लगा दी गई है। पार्लियामेंट भी आग की लपटों में घिर चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पर निकालकर जूतों से मारा गया प्रोटेस्टर्स के द्वारा। और इसी सब में एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुई पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ की, जब उनके घर पर आग लगाई गई। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कारण है इस सब गुस्से के पीछे। क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने की वजह से हमें ये सब देखने को मिल रहा है? इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। इसके पीछे कारण इससे कहीं ज़्यादा और गहरे हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। ये बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हज़ारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। बीजेपी तेरा पारा ले, सारा ले। इनमें से ज़्यादातर लोग 20-25 साल के नौजवान थे, जिन्हें जेन जी कहा जाता है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो किसी ने कॉलेज की। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था और प्रोटेस्टर्स काठमांडू के बीच मौजूद एक सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट मायाती घर मंडल से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। ये मार्च लगभग पूरी तरीके से नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस को तैनात किया जाता है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए, और पुलिस वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में क्लैश देखने को मिलता है। कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी घुस जाते हैं, लेकिन फिर पुलिस जो यहाँ पे करती है उसे पूरा देश देखकर दंग रह जाता है। पुलिस ओपन फायर कर देती है प्रोटेस्टर्स पर, सीधा लाइव बुलेट्स से। कम से कम 29 प्रोटेस्टर्स यहाँ पे मारे जाते हैं। 400 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये कोई रबर बुलेट्स नहीं थी, बल्कि एक्चुअल बुलेट्स थी। मरने वालों में से एक 12 साल का बच्चा भी था। जाहिर सी बात है, इस तरीके की तानाशाही देखकर कोई भी चुप नहीं बैठना चाहेगा। जैसे ही ये खबर फैलती है जनता में और लोग सड़कों पर आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोटेस्टर्स की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। पूरी की पूरी सड़क लोगों से भर जाती है। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोपहर के 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। प्रोटेस्ट और बढ़ते जाते हैं। काठमांडू के अलावा पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इन प्रोटेस्ट के होने के पीछे एक कारण, जिसकी सबसे ज़्यादा बात की गई है मीडिया में, वो है सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया जाना नेपाल में। असलियत में दोस्तों यह एक कारण ज़रूर है, लेकिन इससे बड़े कई ज़्यादा और कारण हैं, जैसे कि करप्शन, सरकार की मिसगवर्नेंस, बढ़ती बेरोजगारी और सरकार में बैठे मंत्रियों का नेपोटिज्म। इन सब की आगे बात करते हैं, लेकिन पहले सोशल मीडिया वाले पॉइंट पर आएं। तो नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने और लोकल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने को कहा गया था। नेपाल की सरकार ने कहा था कि यह हेट स्पीच, फेक न्यूज़, फ्रॉड और बाकी क्राइम को रोकने के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सरकार ने इस चीज़ को लेकर 5 पब्लिक नोटिस भी दिए बाद में, लेकिन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर किसी बड़े प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जिन कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन कराया उनमें सिर्फ एक बड़ा नाम शामिल था, चीन का टिकटॉक। इसी बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में सरकार को रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की अनुमति दे दी थी। फिर इसी साल 28 अगस्त की बात है। सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहती है कि 3 सितंबर तक खुद को रजिस्टर कराओ, नहीं तो बैन लगेगा। लेकिन ज़्यादातर सोशल मीडिया कंपनीज ने ऐसा नहीं किया, और इसी कारण से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देश से बैन हो गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे लगभग सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसमें शामिल थे, एक्सेप्ट टिकटॉक। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि सरकार ने सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल कर सके और जनता की आवाज़ दबा सके। सोशल मीडिया बैन बाय द गवर्नमेंट इज एक्सट्रीमली अगेंस्ट आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दे वांट टू कंट्रोल अस जस्ट लाइक अ डिक्टेटर। सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियोस वायरल हो रहे थे जो सरकार में करप्शन और नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रहे थे। सरकारी मंत्रियों के नेपो किड्स और उनके लेविश लाइफस्टाइल्स को एक्सपोज किया जा रहा था। असल में नेपाल की यंग पॉपुलेशन में करप्शन, बेरोजगारी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। 2004 में नेपाल का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 28% पर था। सोच कर देखो, हर 5 में से एक नौजवान बेरोजगार है। यहाँ नई जॉब्स बहुत कम क्रिएट हो रही हैं और लोगों को जॉब्स ढूंढने के लिए दूसरे देशों में माइग्रेट करना पड़ रहा है। हालत इतनी ख़राब है कि हज़ारों लोग तो केवल पैसे के लिए रूस यूक्रेन वॉर तक में लड़ने चले गए। सही सुना आपने दोस्तों। फरवरी 2024 तक नेपाल के लगभग 15,000 से ज़्यादा लोग रूसी मिलिट्री को ज्वाइन कर चुके थे। यहाँ इन लोगों को कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद ही फ्रंट लाइन्स पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता। रशिया माँ को 2 महीना पूरा भयो लगभग में रशिया माँ ने, और इसी कारण से रूस यूक्रेन वॉर में कई सारे नेपाली सिटीजन्स भी मारे गए हैं। मौत का खतरा होने के बावजूद ये लोग रूस जाते हैं, क्योंकि नेपाल में इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम है और रूस अपनी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए इन्हें लुभावने ऑफर्स देता है।
कुछ फाइटर्स का कहना है कि वो बोनस और सैलरी मिलाकर $4,000 पर मंथ कमा लेते हैं, जो 5 लाख नेपाली रुपए से ज़्यादा होता है। अब इन हालातों को देखकर अगर नेपाल के पॉलिटिशियंस थोड़ी हमदर्दी दिखाते, थोड़ी एम्पैथी दिखाते तो शायद सिचुएशन इतनी बिगड़ती नहीं। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। नेपाल में पॉलिटिशियंस के बेटे अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को शो ऑन ऑफ करने लगे। नेपाली नेता का छोरा छोरी र नाती नातिनीहरूले कति आराम जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्विरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी र महँगा सामानहरूको कलेक्शन देखिन्छ। सोशल मीडिया पे लोगों ने इस आयरनी को देखा और लोग आवाज़ उठाने लगे। हैशटैग नेपोकिड्स ट्रेंड करने लगा। जब बाद में सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया गया तो टिकटॉक को ऐसे वीडियोज से फ्लड कर दिया गया नेपाली लोगों और नेपाली यूथ के द्वारा। इन वीडियोज़ में बस एक सिंपल सा कंपैरिजन दिखाया गया, आम नेपालीज की डेली लाइफ में आने वाली परेशानियों का और पॉलिटिशियंस के बच्चों के लैविश लाइफस्टाइल का। नेताओं के बच्चे जो डिज़ाइनर क्लोथ्स में घूमते हैं और लग्जरी गाड़ियां शो ऑफ करते हैं। टिकटॉक पर भी हैशटैग नेपोकिड्स और हैशटैग नेपो बेबी ट्रेंड करने लगा। 8 सितंबर को हुए प्रोटेस्ट में भी एक पोस्टर पर लिखा था, पॉलिटिशियंस के बच्चे विदेश से गुच्ची के बैग्स लेकर लौटते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूतों में यानी कि कॉफिन्स में लौटते हैं। ये रूस यूक्रेन वॉर में मारे जाने वाले नेपालीज की तरफ इशारा है। इसके अलावा करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है नेपाल में। नेपाल का यूथ 70 प्लस के सेम पॉलिटिशियंस से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जो बारी बारी से सरकार बनाते हैं और गिराते हैं। इसी कारण से मार्च के महीने में भी नेपाल में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों ने कहा था कि नेपाल का रिपब्लिक बनने का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और शायद उसे वापस मोनार्की बनाना चाहिए। ये भी एक बड़ी कमाल की चीज़ है कि लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए पॉलिटिशियंस से कि डेमोक्रेसी हटाकर वापस मोनार्की बनाने की बात करने लगे। असल में बात क्या है दोस्तों, तो साल 2008 से पहले नेपाल एक मोनार्की था, यानी कि सारी पावर जनता के द्वारा चुने गए किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं थी, बल्कि एक राजा के पास थी। इनका आखिरी राजा थे किंग ज्ञानेंद्र। इन्हें सत्ता से हटाने के लिए 2 बड़े मूवमेंट्स हुए थे। एक था 2006 का लोकतंत्र आंदोलन और दूसरी थी जो बहुत सालों से चल रही माओस्ट इंसर्जेंसी। 28 मई 2008 को ऑफिशियली मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया और नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। We believe that all of us will work hard together to make the dream of new Nepal come true। तब से लेकर आज तक 17 साल बीत चुके हैं और इन 17 सालों की डेमोक्रेसी में 13 बार नेपाल की सरकार बदल चुकी है। कभी के और पी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने तो कभी पुष्प कमल दहाल तो कभी शेर बहादुर देववा। इन्हीं 2-4 पॉलिटिशियंस के बीच में पावर रोटेट करती रहती है। गठबंधन बनते और कुछ महीनों बाद ही टूट जाते। नेपाल में 2 डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट। नेपाली कम्युनिस्ट की 2 मेजर पार्टीज हैं। 1 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। 2 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओस्ट सेंटर। यही पार्टीज आपस में और छोटी पार्टीज के साथ अलायंस करके सरकार बदलते रहे, लेकिन इन तीनों पार्टीज के ही हेड्स पर करप्शन के आरोप लगे हैं। नेपाली कांग्रेस के हेड और फॉर्मर पीएम शेर बहादुर देववा पर एयरक्राफ्ट परचेस में इलीगल कमीशन लेने का आरोप है। उनकी पत्नी आरजू राणा देववा, जो अभी नेपाल की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, पर नेपाली सिटीजन्स को फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए भूटानीज नेशनल्स दिखाने का आरोप है, ताकि उन्हें रिफ्यूजीज के तौर पर अमेरिका भेजा जा सके। सीपीएन-एमसी के हेड और 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके पुष्प कमल दहाल पर माओस्ट गोरिल्ला फाइटर्स के लिए आए पैसों को डाइवर्ट करके अरबों रुपए खुद लेने का आरोप है। सीपीएन-यूएमएल के हेड और करंट प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओली पर भी एक करप्शन केस चल रहा है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को वायलेट करते हुए एक टी एस्टेट को कमर्शियल प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया था। इसी तरह 3 और प्राइम मिनिस्टर्स पर भी सरकारी ज़मीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स को देने का आरोप है। अब दिक्कत ये है कि नेपाल में 2006 से ही एक प्रैक्टिस है कि किसी भी पॉलिसी डिसीजन के लिए किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। ये प्रैक्टिस करप्ट पॉलिटिशियंस को किसी भी एक्शन से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जिससे करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आप इमेजिन करो दोस्तों, इस इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और नेपोटिज्म के बीच अचानक से अगर सरकार सोशल मीडिया पर भी बैन लगा दे तो लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन थी और गुस्सा था वो बिल्कुल टिपिंग पॉइंट पे पहुंच चुका था। और इस बैन के बाद तो वो गुस्सा पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर गया। असल में बात क्या है कि सोशल मीडिया ऐप्स पे बैन लगाने से नेपाल में जो थोड़े बहुत एम्प्लॉयमेंट के तरीके भी बचे थे वे भी खतरे में आ गए। नेपाल की इकोनॉमी में टूरिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो आउटरीच और बुकिंग्स के लिए सोशल मीडिया पे बहुत डिपेंडेंट है। इस बैन ने टूरिज्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया। इसके अलावा लाखों नेपाली फैमिलीज भी इम्पैक्ट हुई, जो ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करती थीं अपने विदेश में काम करने वाले परिवार के सदस्यों से संपर्क करने के लिए। एक एस्टीमेट के अनुसार जॉब्स और स्टडी के लिए लगभग 70 लाख से ज़्यादा नेपाली बाहरी देशों में रहते हैं। इन बातों ने दोस्तों इस प्रोटेस्ट को और ज़्यादा फ्यूल कर दिया। और फिर जब लोग पीसफुली सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो नेपाल की सरकार ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कोई अथॉरिटेरियन सरकार हो। प्रोटेस्ट भी नहीं करने देना,
पुलिस को उतारना और लोगों पे गोलियां चलाना शुरू कर देना। सरकार अपने बैंड को डिफेंड करने के लिए वही नेशनलिज्म का पुराना आर्ग्यूमेंट का सहारा भी लेती है जो अक्सर सरकारें अपने खिलाफ क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए करती हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वे एजेंसी के खिलाफ हैं और कुछ ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे जिससे देश कमजोर हो जाए। लेकिन अंत में इस सरकार को प्रोटेस्टर्स के आगे झुकना पड़ा। पहले होम मिनिस्टर ने मोरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा दे दिया और सोशल मीडिया ऐप्स पर लगा बैन हटा दिया गया। लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्टर्स शांत नहीं हुए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घरों पर भी आग लगा दी गई। इतना ही नहीं, विपक्षी नेता के घर पर भी आग लगा दी गई। आर्मी को हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके मंत्रियों और अफसरों को इवैक्यूएट करना पड़ता है। फाइनली जाकर 9 सितंबर लगभग 2 बजे प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया। अभी की सिचुएशन ये है दोस्तों कि जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुए हैं। सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की मांग की जा रही है। नेपाल के आर्मी चीफ ने नेशन को एड्रेस किया है और पीस की मांग की है। नेपाल एक लाइव उदाहरण है दोस्तों कि क्या होता है जब जनता की आवाज को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जाती है, जब करप्शन, नेपोटिज्म और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों को इग्नोर कर दिया जाता है। ये दुनिया की सभी सरकारों के लिए एक लेसन है। कभी भी जनता को इतना मत इग्नोर करो कि हालात इस कदर बिगड़ जाएं, क्योंकि अगर हालात इतने बिगड़ गए तो देश में कंट्रोल वापस लाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इन प्रोटेस्ट्स का फायदा उठाकर कुछ एंटी डेमोक्रेसी ग्रुप्स वापस मोनार्की लाने की बात कर सकते हैं, लेकिन वह सही रास्ता नहीं होगा। जो भी सॉल्यूशन निकलना है वह एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ही होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर नेपाल के लिए एक पीसफुल और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकलेगा।